अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, जो हम चीज़ें देखते हुए आ रहे थे काफ़ी दिनों से, आप मेरा ख्याल है कि शायद वो कहते हैं कि उसका पेंडोरा बॉक्स जो है वो शायद खुल चुका है। और अगर थोड़ी सी आम से अगर बात करूं तो मैं यही कहूँगा कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून साजी के लिए माहौल कुछ साजगार नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो वो साजगार क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ याराने मन हमें ये कह रहे हैं कि चंद जजेस की या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जो अंदरूनी आपसी चपकलश है वो सामने आनी शुरू हो गई है। और कल का जो एक फैसला आप लोगों ने सुना, देखा और जजेस ने जिसके बारे में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की, और उसके अंदर ख़ास तौर पे अगर मैं दो जजेस की बात करूं जो कि उन्होंने 8 जजेस ने बाकायदा तौर पे 2 जजेस जिन्होंने कि उनके फैसले से इख्तलाफ किया था, उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है या उनके बारे में जो उस किस्म के उन्होंने गुफ्तगू की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो तमाम बातें एक साइड पे, हुकूमत की तमाम तर कोशिशें एक साइड पे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर वो एक साइड पे रही, क्योंकि उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हम आइनी अदालतें बना कर रहेंगे। और उसके बाद अगर हम दूसरी गुफ्तगू की जानब देखते हैं तो एक साइड पे देखें तो बानी जो तहरीक इंसाफ हैं, बानी उनके जो ये चेयरमैन आप कह लें उनके, वो एक दफ़ा फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हमायत के अंदर एक बहुत बड़ा बयान भी दिया। और जो उनका बयान ये था कि जो मर्ज़ी हो जाए, हमें सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह ही चाहिए। वो आज का बयान जो था वो उसके ऊपर एक मोहर सुबुत कर रहा है। इस तरह की 2-4 चीज़ें और भी हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे। और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का जो है आपसे तारुफ करवा दूं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अम्मा वडेरी साहबा ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की जानब से मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब की। उसके अलावा हमें जमीयत उलमा इस्लाम के इंजीनियर मोहम्मद नबी साहब ने जो है ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ऊपर। आरफ अब्बासी साहब वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। अफनान सादिक लोन साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। तो क्योंकि आज का जो बयान की अगर मैं बात करता हूँ, ये सबसे आप ये नहीं कि आप ये कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन की बात करता हूँ, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज की तकरीर। और तकरीर वो सिर्फ ये नहीं है कि छोटी मोटी तकरीर नहीं, तकरीर भी बाकायदा उन्होंने जजेस के सामने या वकला सामने बैठ के बात की है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो मैं पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं मैं उनकी तरफ जाता हूं। सर जी, आपकी जो आज की जो तकरीर है, बिलावल भुट्टो साहब का जो स्टांस था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए, नो डाउट उनका एक पोस्चर इस तरह का है, उनका जेस्चर इस किस्म का है, लेकिन आज की जो उन्होंने तकरीर की थी वो इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर की, बहुत अच्छे मूड में की। तो सर जो उन्होंने बातें की हैं उसके अंदर वो तो खैर हम पॉइंट आउट करते जाएंगे, साथ के साथ उन पर डिस्कस भी होती जाएगी। लेकिन सर उन्होंने ये कहा कि जो ये आईनी अदालतें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और नागुज़ीर भी हैं, लिहाजा हम इनको बना के रहेंगे। तो सर इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइन सर बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है कि आपने 1973 के आइन को फॉलो करना है। जी। और आइन में ये है और लॉ ये कहता है और कानून आपका ये कहता है या आइन आपका ये कहता है कि जो असेंबली है, पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है। और जो नेशनल असेंबली है वो कोई भी चाहे लॉ को वो पास कर सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी तशरीह करती है, उसमें जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती, री राइट नहीं कर सकती। ये लॉ जो है, जो लॉ बनाना, लॉ मेकर्स जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट है। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती है, उसका बता सकती है, उस लॉ को सिर्फ जो कंस्ट्रक्ट कर सकती है या लॉ बना सकती है, लॉ मेकिंग कर सकती है, वो सिर्फ नेशनल असेंबली है। और उसके लिए 2 तक एक्सपीरियंस चाहिए होती है। तो जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट जो है वो नुमाइंदा होती है, ये लोग पाकिस्तान के 25 करोड़ के नुमाइंदा है, उन्होंने जो लॉ बनाना है वो आगे इम्प्लीमेंट होना है। जो जजेस हैं वो 12 या 13 जजेस बैठ के लॉ तो नहीं बनाएंगे कि जो वो रीराइट लॉ को कर देंगे। पीछे आगे काफी कंफ्यूजन हुई है, लेकिन हम अदालतों के फैसले को मानते हैं, उन पे अमल दरामद भी करते हैं, बेशक कैसे ही हालात हो। और हमेशा अक्सरियत जो फैसले आए हैं वो हमारे खिलाफ ही आए हैं। आप ये देखें कि हमारी असेंबली टूटती है, बेनजीर भुट्टो की असेंबली टूटती है तो उसको जायज करार दिया जाता है। नवाज शरीफ की असेंबली टूटती है
तो उसको नाजायज करार दे के उसको बहाल किया जाता है, हमारी असेंबली को बहाल नहीं किया जाता। अगर भुट्टो साहब के लिए हमने इंसाफ मांगा है तो 50 साल बाद जो है वो हमें इंसाफ मिला है, लेकिन उसका क्या फायदा। लेकिन सर वो भी इंसाफ तो सर देखिए इंसाफ क्या मिला सर उनको, सर देखिए या तो उनके तमाम वही तो मैं कह रहा हूँ जान चली गई, जान चली गई, एक लीडर चला गया। ये जुल्म जो हुआ है ये जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ है। अफनान भाई सर कता कलामी माफ, उन्होंने जो उसका फैसला आया है उनके फैसले में तो उन्होंने ये कहा था कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो ये उन्होंने इस बात को एडमिट किया है, लेकिन उससे आगे की कोई बात उन्होंने नहीं की कि अगर ये उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत फैसला दिया था या अपनी मर्जी से फैसला दिया था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, अब उसके रेमेडी क्या हो सकता है, वो तो उन्होंने नहीं बताया था ना। देखिए जी रेमेडी क्या मिल सकती है, भुट्टो साहब तो दुनिया से चले गए, वापस तो नहीं आ सकते। आसिफ अली जरदारी साहब के 14 साल जेल की नजर हो गए, वो उनकी जिंदगी के साल वापस नहीं आ सकते। इसी तरह जो सफर किया बीबी ने भी कई साल जेलों में और अदालतों में, वो भी चीजें वापस नहीं आ सकती। लेकिन बात यह है कि हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो है सजा, अगर हम गलती करते हैं तो पार्लियामेंट वाला गलती करता है, एमएनए गलती करता है, तो पुलिस वाला गलती करता है, इवन क्या तो जो आर्मी वाला भी कोई गलती करता है तो उसका भी जो है एहतसाब हो रहा होता है। तो ये एहतसाब उनका भी तो होना चाहिए जो एहतसाब कर रहे होते हैं। सही, आपका पॉइंट सर, आपका पॉइंट आ गया कि एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब कौन करेगा। जी मैं अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और क्योंकि आजकल की जो ये पूरी डिस्कशन जो है, और पिछले को 15 दिन से तो हम लोग जो है ना वो बुरी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर फंसे हुए हैं, इलेक्शन तरामीम के अंदर फंसे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के इशूज़ के ऊपर फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानब से बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और अगर दूसरी जानब देखो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पेशावर हाई कोर्ट की जानब से कोई चीज़ आ रही होती है, तो हमारी जो तमाम की तमाम नज़रें जो दोबारा जो है और एक दफ़ा फिर से जो तहरीक इंसाफ की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो सर आप ये बताएं कि अब्बासी साहब ये जो टोटल सिनेरियो जो आपके सामने है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि सर आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ मिल रहा है, ठंडी हवा के झोंके शोंके आने शुरू हुए हैं सर, कि कोई नहीं आया अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 26-27 साल का, हमारा तो एक ही मकसद था, एक ही मंशूर था कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। उसके लिए हमारी लड़ाई, और ये लड़ाई खान साहब ने बड़ा अर्सा पहले कहा था कि जितने सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो ये इत्तेसाली तबका है, इन्होंने सिर्फ आर्टिफिशियल तौर पर एक दूसरे की हिफाजत रखी है, जब ये सब पकड़े जाएंगे तो ये एक हो जाएंगे। ये इत्तेसाली तबका जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के मसाइल के इक़्तिदार के काबिज है, नाम बदल के वही लोग इक़्तिदार में आगे सैर शुक्र हो जाते हैं। हमारी जो लड़ाई थी वो थी इस इत्तेसाली तबके के खिलाफ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम चाहते थे कि हर इदारा आजाद हो, अपने चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है अपने हलफ के मुताबिक काम करे, आला अदलिया है अपने हलफ के मुताबिक काम करे, तमाम इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उनके जो रोल है उसके मुताबिक काम करें। ठीक है, अगर सारे इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के मुताबिक काम करें तो ये इत्तेसाली तबके की जगह नहीं बचती, क्योंकि अवाम इनको पहचान चुके हैं कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ तो किसने किया। 70s की दहाई को, 80s की दहाई को, 90s की दहाई को हम ग्रेजुअली नीचे गए हैं, और बाज़ वक्त बड़ी स्पीड से नीचे गए हैं। 80s की दहाई में 70 to 80s आपकी मईशत एशिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत थी। आपके नेबर मतलब कि इंडिया के 3 रुपए और हमारा 1 रुपया था, बांग्लादेश का कुछ 4.5 टिक्की और हमारा 1 रुपया था। क्या वजह है कि आज हमारी जो माशी हालत है, इंडिया का 1 रुपया और हमारे 3.5 रुपए हो गए, डॉलर कहाँ चला गया, तो ये मईशत इतनी नीचे गई है। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह वही लूटपाट, कुदरती वसाइल जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं उनका गलत इस्तेमाल, इख्तियारात का मिसयूज और पॉलिसीज अपने मफादात के ताबे बनाना। सर ये वैसे अब्बासी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर ये मेरे सवाल तो मेरा कुछ थोड़ा डिफरेंट था। मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं और कानूनी मैदान के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं,
सुप्रीम कोर्ट की जानब से बहुत अच्छे अच्छे फैसले आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से फैसले आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि इस पूरे सिनेरियो में क्या तहरीक इंसाफ को साई ऑफ रिलीफ मिल रहा है, को ठंडी हवा का झोंका मिल रहा है? मेरा सर ये क्वेश्चन था आपसे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ नहीं चाहिए। हमें ओके, आपका पॉइंट सर बहुत वैलिड पॉइंट आ गया सर, आपका बहुत वैलिड पॉइंट आ गया। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी फैसले करे, इदारे भी अपनी कानूनी रोल अदा करे। हमें आउट ऑफ द वे जाके किसी किस्म की हम ना वो हाथ मिलाना चाहते हैं, ना पनिश करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपना हक कानून के मुताबिक देते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा अम्मा जी, अम्मा वडेरी क्योंकि हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है, तो फिर इनकी जो यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अम्मा जी मुझे ये बताएं कि आप क्यों, आपकी जमात जो है वो ये चाहती है कि जनाब हम तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो काजी फायद ईसा के कंधों पे रखें और अपने तमाम की तमाम जो लड़ाई है तहरीक इंसाफ की काजी फायद ईसा के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी, या एक ज़माने में वो नहीं चाहते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकें, तो लेकिन अब क्योंकि बन चुके हैं तो क्या वो सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ को आउट नहीं कर सके, इसलिए जो है उन्होंने इस किस्म के काम करने शुरू कर दिए हैं, किसी और का कंधा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसाम। वराफाना ला का जिक्र, मेरे नबी का नाम हमेशा बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। बेटा आपने ये जो कहा है कि मुस्लिम लीग नून दूसरों के कंधों पे रख के बर्डन डाल रही है, तो ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अच्छा, हमने हमेशा अपनी जंग खुद लड़ी है मुस्लिम लीग नून ने। आप मुझे बताएं कि इस बात का ऐसे आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि काजी फायद ईसा को क्यों नहीं बनने देना चाह रहे थे भी, जब उसका राइट था उसको हटा, मतलब वो नंबर पे आ रहा था, ये नहीं किया कि किसी और को हटा के उसको आगे किया है। उसका राइट था, उसको मिलना चाहिए। आपको याद है मैं जब भी यहाँ आई हूँ मैं कहती हूँ जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। जब हम जिसका राइट है उसको देंगे तो हमारे अंदर तसादम खत्म होगा, हम आपस में इकट्ठे होंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा डालेंगे। तो इसी तरह ये है, अब क्योंकि काजी फायद ईसा साहब आए हैं, अगर उनकी इमरान खान के साथ नहीं बनती या उनकी पहले लड़ाई थी, तो आपको याद होगा कि काजी फायद ईसा तो एक तरफ उसकी बीवी को भी कैसे अदालतों में पेश होना पड़ा, कैसे उसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। तो ये कोई कम बात ही, ये तो सिर्फ उसको एक जैसे कहते हैं ना सियासी उसके साथ उनको सियासी विक्टिम बनाया गया था, और उसके साथ जो हुआ उसकी हम सब पुरजोर उस वक्त भी मजम्मत करते थे, आज भी मजम्मत करते हैं, चाहे काजी फायद ईसा हो चाहे कोई और भी हो। क्यों सियासत का निशाना बनाया जाए? जिसका राइट है उसको राइट मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इंजीनियर मोहम्मद नबी साहब, आप जेयूआई से आपका ताल्लुक है और जेयूआई के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं रहे, या आप ये कह रहे हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप जो था वो उस नहज पे नहीं रहा है कभी भी, जैसे भी आपका किसी दूसरी पार्टी के साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या ANP हो। लेकिन आजकल क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें जो तहरीक इंसाफ जो है और आप जो है वो शीरो शक्कर हुए हैं, और कुछ मामलात के अंदर डेफिनेटली आप उनको लीड भी कर रहे हैं, या ये आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपको जो है ना लीडिंग पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। तो सर ये जो अभी जो गुफ्तगू हुई है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, और जैसे अब्बासी साहब ने बताया कि 27 साल तक इनकी जो जमात ने जो मेहनत की है वो सिर्फ कानून और आइन की बालादस्ती के लिए की है, और आइंदा भी वो अभी भी जो काम करेंगे वो डेफिनेटली कानून और आइन की बालादस्ती के लिए ही करेंगे। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और इनका नैरेटिव बिल्कुल दुरुस्त है, और जेयूआई जो है वो क्या इनके साथ स्टैंड करती है इस पॉइंट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद। अबना साहब बहुत शुक्रिया, और अब्बासी साहब और स्पेशली अम्मा जी और मेरे प्यारे भाई अफनान भाई समदुरानी साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल अफनान भाई का तो मैंने बता दिया जी, बिल्कुल। अच्छा। सर जी, सबसे पहली बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जो स्टांस है वो 2018 में भी एक ही था कि मेरिट पे डिफेंड करना है, और 2024 यानी 2024 में भी वही मौका है उनका कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जमहूरियत पे और उनका पूरा यकीन है हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब का
कि हमें इलेक्शन में इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो 2018 और 2024 में हुई। पहले उनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था, पीटीआई का वो मुखालिफ था। आई हैव बीन रिमेन इन पीटीआई क्योंकि उस वक्त मैं भी पीटीआई में था। तो मौलाना साहब का वो मौक़िफ़ अभी भी है जो 2018 में था कि नहीं होना चाहिए इस तरह की क्लियर एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जो भी जिसका इंतखाब हो जाए उनको लानी चाहिए, जमहूरियत पे वो डिपेंड करता है। और 2024 में जो अभी इलेक्शन हो सबके सामने है कि क्या हुआ और क्या बना इससे। अभी जो मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें क्लियर एंड फेयर इलेक्शन पे अपना वो मौक़िफ़ जो उन्होंने इख्तियार किया था अभी भी वो स्टांस पे है। और बाकी बात जो आपने कही कि सब के सब वो मौलाना साहब के पास आ रहे हैं, तो ये तो इन लोगों का और स्पेशली पीटीआई का जो वो आला ज़रफ़ी है जो मौलाना साहब के बारे में वो बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले बताया था कि वो मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक मकनातीस की तरह है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच के लेके आता है। तो मौलाना साहब अपने नहीं, ये तो नबी साहब ये तो मौलाना ने बानी तहरीक के जो है ना वो बयान के जवाब में कहा था कि जहाँ पे भी इक़्तिदार होता है तो उसका लोहा जो होता है वो मौलाना उसकी तरफ चिपक जाता है, उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। तो उसके जवाब में मौलाना ने बाकायदा एक तकरीर की थी और उसके अंदर कहा था कि यार मैं जाके नहीं चिपकता, मैं बल्कि लोगों को अपनी तरफ खींच लेता हूँ। जी, तो मैंने बता दिया कि ये तो 2024 से पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा था। थोड़ा मौका देंगे जी। अम्मा जी मुझे एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है, मैं जैसे ही शॉर्ट ब्रेक से वापस आता हूँ हम कंटिन्यू करते हैं अम्मा जी से। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद।